हेलो डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एल्कीन का प्रिपरेशन, एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया और अब हम लोग इस वीडियो में एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जनरली एडिशन की रिएक्शंस देते हैं, मतलब इसमें जो आने वाला रिएक्टेंट है वो ऐड होगा, लेकिन इसमें रिएक्शंस में एल्कीन्स जो है सब्स्टिट्यूशंस की भी रिएक्शंस देती हैं, लेकिन मेजरली एडिशंस की रिएक्शंस देती हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब इसमें कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें हम लोग एल्कीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशंस की रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस देखेंगे क्योंकि अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन में सबसे सिंपल जो एडिशन की रिएक्शंस है वो हाइड्रोजनेशन है। तो इसमें देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कह देते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन में जैसे हम लोगों ने कहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शंस हम लोग हाइड्रोजन गैस विथ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये रिएक्शंस हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हैं और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसके पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, दोनों हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बना दिया है CH3CH3। तो यहाँ पर हमें एल्कीन से एल्केन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है और जबकि एल्केन का प्रिपरेशन मेथड है। और हम एक रिएक्शंस देख लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन गैस विथ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इन 3 मेटल्स में से कोई एक मेटल्स यूज होती है, तीनों यूज नहीं होती हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2 और CH3। तो यहाँ पर H इस पाई बॉन्ड में अनसैचुरेशन में अटैक करता है और अनसैचुरेशन को ब्रेक करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इनको चेंज कर देता है। अब हम लोग देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है, वो नेक्स्ट रिएक्शंस जो होती है एल्कीन की, वो एडिशन ऑफ हैलोजन्स हम लोग देख सकते हैं। इसी में देख लेते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। सेकेंड रिएक्शंस है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन को हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन को हम लोग कह सकते हैं हैलोजिनेशन। लेकिन हैलोजिनेशंस जो है वो एक्चुअल में ऐसे नॉर्मल तरीके से हैलोजिनेशन नहीं होता है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। जैसे हम ब्रोमिनेशन कराएंगे या क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशंस जो होते हैं, तो ब्रोमिनेशंस जो होता है वो अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रोमीन वाटर जो रेड कलर का होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स करके, जब भी हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में उसको मिक्स करते हैं तो ब्रोमीन का रेड कलर डिसअपीयर हो जाता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो कंपाउंड्स हमने लिया था वो अनसैचुरेटेड है। तो ये अनसैचुरेशन का टेस्ट भी है और यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हम लोग कराते हैं ब्रोमीन की Br2 से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन Br2 को लिया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशंस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशंस में जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन और ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट होगा CH3CH Br और यहाँ पर CH2Br। तो यहाँ पर अगर हम इनका नाम लिखेंगे 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन,
क्लियर। अब हम लोग इसमें एक रिएक्शंस और देख लेते हैं बस छोटी सी। जैसे इसी में हम लोग क्या करें, इसमें हमने मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 की हमने रिएक्शन करा दी ब्रोमीन से, एज इट इज वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 है, तो यहाँ पर बना देगा CH2 Br CH2 Br, तो यहाँ पर 1,2 डाईब्रोमो एथेन नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाईब्रोमो एथेन। इस प्रकार से हम लोगों को एडिशन ऑफ हैलोजेंस कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसको नोट कर लेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HX। अब यहाँ पर एक आपको रूल सीखने को मिलेगा कि जब भी हम लोग किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हाइड्रोजन हैलाइड या वाटर का या कोई भी ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स का हम लोग एडिशन कराते हैं, तो वो एडिशन ऐसे नॉर्मल नहीं होता है, वो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है? मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब भी किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में, सिमेट्रिक एल्कीन्स में ये वैलिड नहीं है, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में अगर कोई भी बाइनरी कंपाउंड्स ऐड होता है तो उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच्ड होता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होते हैं। ये मार्कोवनिकॉफ का रूल कहता है। अब इसी से अपोजिट अगर ये रिएक्शंस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसको खैरास इफेक्ट बोलते हैं या खरास इफेक्ट बोलते हैं, तो इसमें इसका अपोजिट हो जाता है या इसी को हम लोग एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें, जैसे हम लोग बात करते हैं कि अनसिमेट्रिक एल्कीन में, सिमेट्रिक एल्कीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले हम लोग एक सिमेट्रिक एल्कीन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हमने हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करा दी HX की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक में H अटैच्ड हो जाएगा और दूसरे में X अटैच्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2X, एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब अगर हमने अनसिमेट्रिक एल्कीन ली है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब अगर हम इसमें HCl का एडिशन कराना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर जो एडिशन होगा वो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो H प्लस और Cl माइनस होगा, तो मार्कोवनिकॉफ रूल याद रखना है आपको। मार्कोवनिकॉफ रूल याद रखना है। मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में बाइनरी कंपाउंड्स जैसे HX है, H2O है, जब इनका एडिशन होता है तो इनका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर कम होते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन्स के नंबर, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो एडिशन तो पाई बॉन्ड पे ही होना है, तो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH है। तो ये बात आपको याद रखना है कि मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे अटैच्ड होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये हाइड्रोजन फिर यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मिलेगा CH3CH, इसके बाद यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा Cl और यहाँ पर CH3। इस प्रकार से हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पे हम लोगों को देख लेना है। ऐसे ही हम लोग और भी एक जैसे HBr मान लें, तो HBr में अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के लिए है CH डबल बॉन्ड CH2, या ऐसे ही हम लोग HBr मान लेते हैं, HBr मान लेते हैं,
तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर बनेगा CH3 CHBr CH3, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन 2-क्लोरोप्रोपेन और यहाँ पर 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन्स बना देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग एल्कीन के नेक्स्ट रिएक्शंस पे चलते हैं, तब तक इसको नोट करिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में, हाँ एक रिएक्शन इसमें और देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अगर इसी रिएक्शंस को हम लोग परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा देते हैं, इसी रिएक्शंस को हम लोग परऑक्साइड में, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड हो या H2O2 हो, कोई भी परऑक्साइड का प्रेजेंस हो, परऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर अब ये रूल एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल या खैरास इफेक्ट कहलाता है। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल या खैरास इफेक्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ पर अटैच्ड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस है तो यहाँ पर खैरास इफेक्ट लगेगा, खैरास इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। यहाँ पर 2-ब्रोमोप्रोपेन बना था, यहाँ पर ब्रोमोप्रोपेन बनेगा या प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा, प्रोपिल ब्रोमाइड बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने मार्कोवनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल दोनों की स्टडी कर ली। मार्कोवनिकॉफ रूल को एक बार देख लेना है, हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं एल्कीन की नेक्स्ट रिएक्शंस हैं जो एल्कीन की जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन या रिएक्शन विथ ओजोन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ ओजोन। ओजोन O3 होता है। अब ओजोन से जब भी रिएक्शन होती है तो ओजोनाइड बनते हैं, ओजोनाइड बनते हैं। ओजोनाइड में देखें, जैसे ओजोनाइड जो होते हैं वो उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। एल्डिहाइड्स याद रखना है, जैसे हमने कहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शंस हमने ओजोन से कराते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ओजोनाइड मिलते हैं। अगर हम इनको ऐसे ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पे कार्बन H और यहाँ पर जो 2 बॉन्ड्स थे वो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये एथिलीन ओजोनाइड है, एथिलीन ओजोनाइड। और ये नेचर में अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें जिंक और वाटर की रिएक्शंस करा देते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनमें इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाते हैं, इस प्रकार से ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पर जो बनता है वो HCHO मतलब 2 मोल्स हमें मिल जाते हैं। हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं इसमें प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट मिल जाते हैं 2 मोल्स HCHO, मतलब यहाँ पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाते हैं। इस प्रकार से याद रखना है कि यहाँ पर एथिलीन का जब भी हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें 2 मोल्स एल्डिहाइड मिल जाएंगे। ऐसे ही हम लोग एक रिएक्शंस और बना के देख लेते हैं। ये तो सिमेट्रिक थी, ऐसे ही हम लोग अनसिमेट्रिक में भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा है CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2 की हमने रिएक्शन ओजोन से करा दी है। तो यहाँ पर जो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है वो इस टाइप से हम मान ले रहे हैं CH3, यहाँ पर हमने H और यहाँ से ओजोन यहाँ पर कार्बन आएगा, ओजोन का ऑक्सीजन ऐसे इंसर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन ऐसे बन जाते हैं। और जब भी हम इनमें जिंक और वाटर से इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इनके जो बॉन्ड हैं वो इस टाइप से ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पर CH3CHO और HCHO, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड का हमें मिक्सचर मिलता है HCHO। तो आप यहाँ पर ओजोनोलिसिस के इनके प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। इस टाइप से हम इनकी ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। ये रिएक्शन फर्स्ट है और ये रिएक्शन सेकेंड है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें हम लोग इसका देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्चुअल में हम लोग देखेंगे बेयर्स रिएजेंट्स की हेल्प से। ऑक्सीडेशन जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन में हम लोग यूज करते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 की हेल्प से हम लोग एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसमें KMnO4 का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। तो ये अनसैचुरेशन का भी एक टेस्ट होता है, जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था। तो हम लोग क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का वाटर सॉल्यूशंस में, कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस में KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिल जाता है वो हमें CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल हमें मिल जाता है, ग्लाइकॉल मिल जाता है। और यहाँ पर KMnO4 का जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है। इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट्स बोलते हैं। इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। बेयर्स रिएजेंट्स जो होता है वो किसी भी कंपाउंड के अनसैचुरेशन को टेस्ट करने में काम में लाया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग एक और रिएक्शंस देख लेते हैं, जिसमें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें हमने वाटर मतलब सॉल्यूशंस होगा, नेसेंट ऑक्सीजन्स होगी, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 मतलब बेयर्स रिएजेंट्स यूज किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा CH3 CHOH और यहाँ पर मिल जाएगा हमें CH2OH। तो यहाँ पर हमें 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन मिल जाएगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये क्या करेगा, KMnO4 के कलर को डीकलराइज कर देता है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो पॉलीमराइजेशंस की देखेंगे, क्योंकि जो एल्कीन्स होती हैं वो पॉलीमराइजेशंस की रिएक्शंस भी शो करती हैं। तो इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्चुअल में हम लोग जैसे जो पॉलीथिन्स वगैरह यूज करते हैं वो एक्चुअल में एल्कीन्स का ही पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीथीन की क्वालिटी है या जो बनने का जो तरीका है वो कैटलिस्ट के बेस पर डिपेंड करता है, या हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो पॉलीथीन है वो पॉलीथीन
टू टाइप्स में है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो हम लोग इसमें एक्चुअल में पॉलीथीन्स बनाने के मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो इतना डिटेल से नहीं है कि कौन सा हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाएगा या कौन सा लो डेंसिटी, लेकिन हम लोगों को बस ये देख लेना है कि यहाँ पर पॉलीथीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखें CH2 कि हमने n मोल्स ले लेते हैं, n मोल्स ले लेंगे मतलब ऐसे नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो सकते हैं। इनको जब हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पास करते हैं, एक्चुअल में इनमें कैटलिस्ट भी यूज होता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं CH2 और ऐसे n मोल्स बन जाते हैं, मतलब CH2 की ऐसी बहुत सारी लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं जिनको हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मोनोमर्स हैं वो मोनोमर्स कंबाइंड होके एक पॉलीमर्स बना देते हैं। पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स इस मोनोमर्स का एक बहुत लार्ज यूनिट होता है जिसकी जो हमें इस बॉन्ड की हेल्प से, जो ये पाई बॉन्ड ओपन हुए हैं, ये एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनसे अटैच्ड होते हुए चले जाते हैं और एक लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बना लेते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो है वो पॉलीथीन्स हैं। पॉलीथीन्स क्या होती हैं? पॉलीएथिलीन्स। तो ये क्या है? एथिलीन है। तो एथिलीन से पॉलीएथिलीन्स बन जाता है जिसको हम लोग नॉर्मली पॉलीथीन्स भी कहते हैं। तो पॉलीथीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम लोग एथीन गैस को हाई टेम्परेचर प्रेशर में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पास करते हैं तो यहाँ पर ये जो गैस है ये पॉलीमराइज होकर एक लॉन्ग चेन पॉलीमर्स बना लेते हैं। अब इनमें कैटलिस्ट की क्वालिटी के आधार पे या कैटलिस्ट के बेस पे ये पॉलीथीन्स भी दो टाइप की होती है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी। इनको हम और आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP और दूसरी होती है LDP। HDP और LDP को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो आज हम लोगों का एल्कीन का ये केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती हैं और एल्कीन के प्रिपरेशन हम लोग इसके लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का एल्कीन का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो एल्काइंस पे देखेंगे।